नमस्कार। आज हमारे सामने हैं तनुश्री जी। इनका बेबी अभी प्रीमेच्योर हुआ था और प्रीमेच्योर होने के बाद ये करीब 1.5 मंथ यहाँ पे रहे थे बेबी रन हॉस्पिटल में। हम लोग आज बैठे हैं इनफॉर्मल बात करने के लिए। इनकी जो तकलीफ है प्रीमेच्योर से रिलेटेड वो हम देखेंगे। अविकसित बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे ध्यान रखना होता है बच्चे का। तो तनुश्री जी आप पूछिए कि मैं डॉक्टर धनंजय आई एम रेडी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक्चुअली मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद प्री मैच्योर बेबीज। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है उनके लो हीमोग्लोबिन को लेकर के, क्योंकि ये नोट किया है मैंने मेरे बच्चे में कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो पिछले 3 महीने में हम उसको ऑलरेडी 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत बार मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका स्किन जो है वो पिंकिश नहीं होके पेल है थोड़ा सा, और स्पेशली उसके तलवे और उसके हाथ जो होते हैं वो मुझे थोड़े से वाइट ही लगते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रीमेच्योर बेबीज में या कोई न्यूबॉर्न बेबी है उनमें बर्थ के टाइम पे हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो अराउंड 18-19 होता है। धीरे धीरे हीमोग्लोबिन कम होता जाता है फिजियोलॉजिकली और उसका प्रोडक्शन उधर से चालू होता है ब्लड इससे बोन मैरो से। एक पोजीशन ऐसी आती है कि जो डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है जी। तो इस पोजीशन में करीब 1.5 to 2 मंथ के बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जब बोन मैरो उतना स्पीडली काम नहीं कर पाता जितना स्पीडली उसको रिक्वायरमेंट है। ओके। तो वो एक नीचे जाता है, वो करीब 8-9 के आसपास हीमोग्लोबिन जाता है। वो उस हीमोग्लोबिन पे हमें ये बेबी बर्थ वेट अच्छा वो वेट गेन कर रहा है, एक्टिव है और हीमोग्लोबिन डाउन नहीं हो रहा है और किसी रीजन से जॉन्डिस नहीं है या और कोई साथ में चीज़ें नहीं है, तो हमें सिर्फ न्यूट्रिशन बढ़ाना है। न्यूट्रिशन के साथ साथ उसका वेट एंड यूरिन आउटपुट हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है। दूसरा कई बार क्या होता है कि जब माँ के दूध पे बच्चे रहते हैं तो उसमें आयरन की कंसंट्रेशन कम होती है। ओके। तो आयरन जब इनटेक कम होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन कम होता है, तब भी हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है जी। तो जब भी हम माँ के दूध पर रखते हैं बेबी को उसके साथ में हमें आयरन सप्लीमेंट करना होता है। ओके। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें तो ये है कि जब बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा एक्टिव है और हीमोग्लोबिन धीरे धीरे डाउन होके ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूव कर रहा है, ओके, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। या उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ग्रोथ कम हो रही है या पेट बढ़ता जा रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन, तब हमें सप्लीमेंट करना होता है। ओके। ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा उसकी फीड से रिलेटेड है। मतलब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनका फीड ब्रेस्ट फीड पे वो मैक्सिमम टाइम होते हैं, तो मदर्स को अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई बच्चे का पेट भर गया है या अभी नहीं भरा है। लेकिन ये जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं ये इनिशियल से ही इनको पहले फूड सप्लाई जो है वो फूड पाइप से दिया जाता है, फिर उसके बाद में हम सूती से, बॉटल से, इन सब से देना शुरू करते हैं क्योंकि इनका वेट कम होता है, ये डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड सक नहीं कर पाते हैं। तो एक अब जैसे उसका वेट जो है वो एडिक्वेट हो चुका है, लेकिन अब बीइंग अ मदर आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग, प्लस मुझे पता नहीं है कि ब्रेस्ट फीड से उसका पेट भरेगा या नहीं भरेगा। तो एक नॉर्मल इनटेक जो रेंज होती है वो बच्चे की एडिक्वेट मिल्क को, वो 3 months ओल्ड प्री मैच्योर बेबीज में क्या रहती होगी और किस हिसाब से वो बढ़ती है? राइट। इसमें जनरली क्या होता है इसके कि फीड प्रॉपर एडिक्वेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला होता है कि प्रीमेच्योर बच्चे में और टर्म बेबी में, मतलब फुल टर्म बेबी में, दोनों में डिफरेंस क्या है कि सकिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है फुल टर्म की, तो उसको जितनी डिमांड होना वो ले लेता है। लेकिन प्रीमेच्योर में कंपेरेटिवली उतना सकिंग, उतनी स्वेलिंग अच्छी नहीं होती, तो वो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उसकी सकिंग एक्टिविटी बढ़ती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका एडिक्वेट जा रहा है जी, फीड प्रॉपर जा रहा है कि नहीं? एक तो होता है बच्चे का वेट। हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं वेट का। वेट 15 to 20 ग्राम पर डे बढ़ रहा है, इसका मतलब एडिक्वेट जा रहा है। वट एवर न्यूट्रिशन इन वट एवर फॉर्म, हम कोई सप्लीमेंट कर रहे हैं या ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, वट एवर। फर्स्ट। सेकेंड, बेबी फीड लेके करीब करीब 2 से 2.5 घंटे ये सोता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेबी उसको जितना एडिक्वेट, जितना स्टमक कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से फीड ले रहा है। ओके। थर्ड, बेबी या 8 to 10 टाइम्स मिनिमम यूरिन जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फीड लेके और यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है। ओके। ठीक है। फोर्थ, बच्चा बेबी एक्टिव है, वेल बीइंग का है एंड जो रिफ्लेक्सेस जो वो आना चाहिए, इसके लुक जैसा होना चाहिए वो ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब एडिक्वेट मिल्क सप्लाई है उसको। यस। एंड चौथी चीज़ होती है, फाइनल चीज़ होती है, जब मदर फीड कराती है ना तो एक लेट को रिफ्लेक्स होता है, मदर को पता लगने लग जाता है हाँ मेरा फीड बन रहा है और बेबी ले रहा है।
सो दीज आर द थिंग्स वो जो हम लोग अब उससे पता लगा सकते हैं। ओके ओके। इसके बाद में जैसे मेरा क्वेश्चन है उसको लेकर के, अभी जैसे बहुत सर्दियों का मौसम गया और अभी मौसम चेंज होने वाला है, तो ये बहुत ही डेंजरस मौसम होता है स्पेशली फॉर प्रीटर्म बेबीज, ओल्ड एज और इन सब के लिए। तो ऐसे में अभी जैसे मैं नोट कर रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो दूध पीते हुए दूध पीना भी चाहता है लेकिन उसको स्वेल नीचे निगल नहीं पाता है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आइरेट हो जाता है। मतलब 2 घूंट पीता है एंड देन वो बिल्कुल अपने आप को पुश करने लग जाता है, क्योंकि शायद उसके गले में, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि वो कफ है या जो भी है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आई गॉट टू नो कि उनका फूड पाइप इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू टर्म बेबीज। तो वो जो कंपैरिजन होता है कि ये कफ है या ये फूड पाइप की वजह से है, वो बीइंग अ मदर मैं कैसे जज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एवरी टाइम आई फील कि इसको कफ है। राइट, देखिए ऐसा है, वैसे तो चाहे टर्म बेबी हो या प्रीटर्म बेबी हो, इस सीजन में नेजल ब्लॉक रहता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, है ना, वेदर टेम्परेचर चेंज होता है तो नेजल ब्लॉक हो जाता है। जब भी नेजल ब्लॉक होता है तो बेबी मुंह से सांस लेता है जी। तो जब मुंह से सांस लेता है तो मुंह सूख जाता है, तो ड्राइनेस आने लग जाती है। प्लस जब फीड कराते हैं बेबी को तो फीड के साथ में एयर एंगल्फ करते हैं जी। जब एयर एंगल्फ करेगा तो स्टमक की कैपेसिटी छोटी सी होती है, ओके। उसमें हाफ तो मिल्क से फिल होता है, हाफ एयर से फिल होता है। तो जब अपन डकार दिलाते हैं या उसको उल्टा लेटाते हैं तो वो जैसे ही वो एयर ऊपर आती है तो एयर ऊपर आते ही उसके यहाँ पे गड़गड़ उसके साथ थोड़ा बहुत दूध आ जाता है, जैसे अपने खट्टी डकार आती है ना, ऐसे ही यहाँ पे वो मिल्क आ जाता है ऊपर। ओके। ऐसे पोस्टियर लेयर्स होते हैं, जैसे आगे के नाक के छेद होते हैं ऐसे पीछे होते हैं, वो उस दूध से ब्लॉक हो जाते हैं। ओके। फिर वापस तो बच्चा जो थोड़ा वो दूध यहाँ आता है या रिगर्जिटेशन होता है उसकी वजह से वो गड़गड़ करने लग जाता है। ओके। तो ये है। दूसरा, जब बच्चा जब भूखा होता है तो बार बार रोने लग जाता है, बार बार होता है तो जब जितना प्रेशर एब्डोमेन पे आता है उतना वो फूड पाइप के थ्रू ऊपर रिगर्जिटेशन होने लग जाता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि दूध पिलाने से पहले मुंह बंद करके एक एक बूंद दोनों नाक में सलाइन नेचुरल डालें। ओके। एक साथ दूध ना पिलाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाएं, ढककर पिलाएं, दूध पिलाएं ढककर पिलाएं, एक साथ दूध ना पिलाएं। ओके। और लेटा के दूध नहीं पिलाएं, बैठा के यस। उसको position दूध पिलाने के बाद 15 मिनट तक ढका पिलाएं या अपने गोदी में लेके उल्टा लेटाएं। ओके। उससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। ओके। ओके। इसके अलावा जैसे इनका जो वेट गेन का प्रोसेस रहता है स्पेशली प्री टर्म बेबीज का, वो क्या रहता है? इनका चार्ट कैसे ऊपर जाना चाहिए, क्या हमें फोकस करना चाहिए? इसमें आपको कुछ हमने वेट गेन वाले चार्ट दिए होंगे, मॉनिटरिंग वाले चार्ट है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे होती है जी, वो उसकी फाइल में है, फाइल में लगे हुए ना, तो वो चार्ट है। उस चार्ट के हिसाब से हमें 3 चीज़ जनरली मॉनिटर करनी होती है। वेट करना होता है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड लेंथ। इसमें एक पूरे नॉमोग्राम होते हैं। जनरली आप ये मान के चलो वेट के हिसाब से 15 to 20 ग्राम पर डे का वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है। अराउंड 400 to 500 ग्राम पर मंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है। ओके। ठीक है। और ऐसे लेंथ का और हाइट का ये सारे उसके ग्रोथ चार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है। इंटर ग्रोथ चार्ट है, WHO ग्रोथ चार्ट है, आई ग्रोथ चार्ट है, अलग अलग चार्ट्स होते हैं। तो प्री टर्म के लिए जो शुरू में होता है डिफरेंट चार्ट होते हैं, बाद में ये डिफरेंट चार्ट, तो वो चार्ट हम जो देते हैं उसका पर्पज ये है कि विजुअली आप लोग देख पाएँ कि हाँ हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, पैरेलल तक जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं वो डाउन टर्न हो जाए। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी प्री टर्म या टर्म बेबी हो, ये पता लगाने के लिए उसकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं, उसके लिए हमें ग्रोथ चार्ट को फॉलो करना है। ओके। एंड हाउ वी कैन चेक ऑन देयर मेंटल ग्रोथ, क्योंकि वो प्री टर्म है तो उनकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल बच्चों जैसी होगी या क्या रहेगा? राइट। इसमें आपने देखा होगा जब बेबी आईसीयू में था, जब आपके साथ रूम में था जी, हम लोग थेरेपेटिक इंटरवेंशन, अर्ली थेरेपेटिक इंटरवेंशन करते थे। अर्ली इंटरवेंशन, व्हाट्स दैट? अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि उसके ब्रेन को, क्योंकि जो प्रीमेच्योर है उस ब्रेन के हर पार्ट को हमें स्टिमुलेट करना है, क्योंकि ब्रेन का हर पार्ट अलग अलग, बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग सेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है। तो अर्ली इंटरवेंशन जो थेरेपी होती है उस थेरेपी में उस ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं अलग अलग पार्ट से। ओके। जब वो पार्ट से करते हैं, आपने भी सीखा होगा, डॉक्टर शोभा ने देखा होगा, आपको बताया होगा जी, तो उसके साथ साथ हमें पता लगता है जब हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं कि इसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। मतलब इसको जैसे एक मोरोज रिफ्लेक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप आते हो क्लिनिक में तो हमेशा पहले यूं नेक चेक करते हैं। नेक चेक करते हैं। सो इससे नॉट नेक, अच्छा, इट्स अ होल बॉडी, ओके। हाउ इट रिएक्ट्स। ओके। सो ये
ऐसे करके बच्चा, ये पता है ना, इट मीन्स नॉर्मल। ये बच्चा टेढ़ा कर रहा है या आधा कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। ओके, है ना, ये टीचर नोन है रिफ्लेक्सेस। एक बार हम ये सकिंग रिफ्लेक्स, स्वैलिंग रिफ्लेक्स देखते हैं, टैप करके ये सारे रिफ्लेक्सेस देखते हैं, ठीक है, बॉडी के टोन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके, सो अर्ली इंटरवेंशन एंड फिजियोथेरेपी की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ आती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पीडियाट्रिशियंस होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनको फॉलोअप में इतना टाइम नहीं मिलता, रश होता है क्लिनिक में तो इतना टाइम नहीं मिलता कि सारे में। तो ये टीम वर्क होता है, फॉलोअप, हाई रिस्क फॉलोअप न्यूबॉर्न केयर इज होल टीम वर्क, ओके, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सो एवरीवन सीज द पेशेंट इन देयर थ्रू देयर ओन डोमेन। ओके, तो तब जाके हमें पता लगता है कि आपको ग्रॉसली 3 या 4 चीज़ें देखनी है कि जनरली सोशल स्माइल 1.5 मंथ पे आते हैं। सोशल स्माइल का मतलब देखिए स्माइल करता है बेबी, ठीक है, हम जो रिफ्लेक्सेस देखते हैं वो रिफ्लेक्स, सकिंग कर रहा है बेबी, बार बार मुंह में हाथ डाल रहा है, अच्छी तरह सक कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सेस ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। राइट। ऐसे ही 4.5 मंथ पे जाके गर्दन कब तक हिला रहा है, कितना पार्सल होल्ड कर रहा है, कब तक बैठना शुरू करता है। तो एक फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सोशल स्माइल है, प्लस लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, कूद की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने वो पीछे चार्ट किया हुआ है। उस चार्ट में ग्रॉस माइलस्टोन्स देखते हैं जी। फाइन ट्यूनिंग तो हम लोग जैसे हमारे डेवलपमेंट पीरियड से हम देखते हैं या हम लोग देखते हैं, तो उससे आप जब भी हर विजिट में आप देख सकते हो कि हमारे बेबी का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि उसको मैच कराना होता है। ओके, तो वैसे अगर मैं देखूं या ऐसे अगर मैं समझूं तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर प्री टर्म बेबीज एज वेल टू बी एज नॉर्मल एज अ टर्म बेबी। इट्स जस्ट यू नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड मोर केयरिंग अबाउट देम, क्योंकि वो बहुत नाजुक है और बहुत समय से पहले आ गए हैं इसलिए। ओके, ग्रेट। एक अभी जैसे जो मैं अभी नोटिस कर पा रही हूँ अपने बच्चे में, वो 3 मंथ्स ओल्ड हो गया है, प्री टर्म था 7 मंथ्स में हो गया था, उसका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो इनका स्लीपिंग पैटर्न इनिशियली तो ये बहुत टाइम तक सोते ही रहते थे, फिर इन्होंने धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट के लिए जागना शुरू किया, अब वो कम्प्लीटली डिफरेंट है स्लीपिंग पैटर्न उसका। तो ये किस हिसाब से चेंज होता है, बच्चे की ग्रोथ के साथ में चेंज होता जाएगा? राइट। स्लीपिंग पैटर्न जनरली क्या होता है कि एक फिजियोलॉजिकल स्लीप पैटर्न होता है, जैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, जो बेबी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ओके, सो व्हाट इज दैट, जब बेबी वूम में होता है, अंदर एंटीनेटल उसमें पीरियड में होता है, तब जब मदर सोती है तब बेबी जगता है, जब मदर चलती है तो वो उसकी तरह झूले की तरह काम कर रहा होता है। ओके, ठीक है, तो उस वक्त बेबी सो रहा होता है। तो जनरली मदर जब दिन में काम करती है तो वो आराम से सो रहा होता है, रात को जब मदर सो रही होती है तब वो खेल रहा होता है। ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। ओके, इस सिचुएशन को। अब एक तो ये पैटर्न चेंज होता है, नाइट से डे में आते हैं जी। ठीक है, प्लस प्रीमेच्योर में क्या होता है कि हम हर 2 घंटे दूध दे रहे होते हैं जी। कभी कोई दवाइयाँ दे रहे होते हैं, कभी कोई आईसीयू में NICU में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइम पे इंजेक्शन जा रहे होते हैं, तो वो सारा पैटर्न उसका ओके, डिस्टर्ब होता है। तो वो धीरे धीरे ट्राई करते हैं, जैसे जैसे नॉर्मलाइज आने लग जाता है तो वो पैटर्न जो नॉर्मल बेबीज का होता है उसको पैटर्न को नॉर्मलाइज आने में 3 से 4 महीने लगता है। ओके, हमें कोई भी मतलब उस तरह से करना चाहिए कि धीरे धीरे करके वो जब सो रहा है तो कोशिश करें ना डिस्टर्ब करें, या जग रहा है तो उसको जबरदस्ती सुलाने की कोशिश ना करें। सो ये फिजियोलॉजिकल ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज। ओके, जैसे 24 घंटे में से वो 6 घंटे जगेगा, 5 घंटे जगेगा, ये जनरली 17-18 आवर्स होते हैं बच्चे। ओके, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन बच्चे एक्टिव है कि नहीं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वेट गेन हो रहा है कि नहीं, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उससे हमें ये सब चीज़ें पता लगता है। तो स्लीप पैटर्न की डिफरेंट ग्रेड्स होती है, तो वो आपको पता लग जाता है कि किस उसमें ग्रेडिंग है। ओके, वो फॉल कर रहा है उस हिसाब से। ओके, ग्रेट। एक जैसे मतलब आई थिंक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा स्पेशली वर्किंग वुमेन्स का, वर्किंग मदर्स का, कि जब मदर मिल्क इज नॉट सफिशिएंट और बच्चा फॉर्मूला लेने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे में अगर हम कोई ऑल्टरनेट देखना चाहें तो वो क्या हो सकता है? बहुत बार जैसे फॉर्मूला मिल्क अभी मैं उसको देती हूँ, तो जब मैं मदर मिल्क देती हूँ वो इजीली उसको ले लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जब भी मैं उसको फॉर्मूला मिल्क देने की कोशिश करती हूँ वो या तो उसको स्पिल कर देता है या उसको लेने से पहले वो बहुत आइरेट हो जाता है। 1-2 घूंट तो वो लेता है, लेकिन द मोमेंट ही रियलाइज कि इट्स नॉट अ मदर मिल्क, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है। राइट। एक्चुअली में ऐसे जनरली उल्टा होता है, जो आप पूछ रहे हो उसका जस्ट जनरली उल्टा होता है। ओके, जनरली लोग कहते हैं कि माँ का दूध पी नहीं रहा और डब्बे का दूध पी रहा है।
क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट मीठा ज़्यादा होता है डिब्बे का, मदर का मिल्क थोड़ा कंपेरेटिवली कम मीठा है। ओके पहली चीज़। दूसरा कि जो मदर मिल्क है ये वो ले रहा है और इनएडिक्वेट है, तो अपने को समहाउ पहला मेन कॉज पे जाना पड़ेगा कि हमें मिल्क में क्यों नहीं आ रहा है। राइट ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका रीजन, मेन जो कॉमन रीजन होता है अदर देन वन इज न्यूट्रिशन, दूसरा मेंटल स्टेटस। ओके ये मदर हैप्पी है और बिना किसी टेंशन के फैमिली में जब खुश है तब तो मिल्क आता है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सेस होता है, लेटर रिफ्लेक्स। ओके तो वो जब तक मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड मिल्क फॉर्मेशन रिफ्लेक्स होते हैं वो तभी करते हैं जब मन पे अच्छा शांति हो, तब जाके मिल्क आता है। ओके मदर का न्यूट्रिशन अच्छा हो, लिक्विड बहुत ज़्यादा जा रहा हो और बच्चे की लैचिंग, क्योंकि बच्चे के रिफ्लेक्स से ही वो दूध बनता है। तो प्रीटर्म में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रीटर्म में क्या होता है, पिया नहीं होता है, पिया नहीं ब्रेस्ट होता फीड पिया और नहीं होता है। इतना धीरे धीरे मदर का भी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। ओके उसको वापस डेवलप करने के लिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए, मदर मिल्क बेबी सूप को कर रहा है, प्रेफर कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छा मदर मिल्क के साथ। एनी हाउ तो हमें ये शिफ्ट इमीडिएटली शिफ्ट करने की बजाय पहले हमें मदर मिल्क पे जाना है। ओके पहली चीज। दूसरा होता है ये बाई चांस मदर मिल्क सक नहीं कर पा रहा बेबी, तो EBM एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क लेना है। एक एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो फिर हमें हमारे पास ऑप्शन होता है दूसरे, ओके या तो बोवाइन मिल्क या काऊ का है, भैंस का है, ये वाले दूध यूज करें, या हम फॉर्मूला मिल्क यूज करें। एक उससे भी बेटर चॉइस होती है हमारे पास डोनर मिल्क। ओके डोनर मिल्क वो कूल्ड डोनर मिल्क होता है बेसिकली, मदर्स मिल्क होते हैं, डोनर जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ऐसे मिल्क डोनर ओके मिल्क डू वी हैव दैट फैसिलिटी इन जयपुर? या मिल्क में, बट सरप्राइजिंगली इस गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में एक मेडिकल कॉलेज में है, बट समहाउ बिकॉज वो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपने खुद के हॉस्पिटल में यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू गेट दैट फैसिलिटी ऑल्सो। ओके सो दिस इज द मिल्क बैंक है ना, मिल्क बैंक अवेलेबल है, 2 मिल्क बैंक है जयपुर में, ओके अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। that's really very important information. I don't think so ये किसी के भी पास होगी अभी तक। तो हम लोग ट्राई करें तो मिल भी जाएगा, है ना। ओके तो मिल्क बैंक का ऑप्शन है। दूसरा फार्मूला मिल्क है। फार्मूला मिल्क में क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, बट क्योंकि हम लोग जनरल कॉमन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो ये समहाउ ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास देयर इज नो अदर चॉइस। सेकंड इज फार्मूला मिल्क। Okay. So formula milks are different. The preterm formula, term formula according to the weight and maturity of the baby. Okay. And third होता है लास्ट ऑप्शन, जैसे गांव में है फॉर्मूला मिल, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, कई सारे इश्यूज हैं, तब फिर उनको हम लास्ट में ये भी है कम से कम बच्चा न्यूट्रिशन तो जाए जी। तो मदर न्यूट्रिशन के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि आप काऊ का मिल्क ले लो, क्योंकि काऊ के मिल्क में जनरली जो आयरन होता है वो कम होता है। ओके तो हमें काऊ के मिल्क के साथ में विदाउट डाइल्यूशन चम्मच कटोरी से पिलाना है और बोतल से नहीं देना है। ओके उसके भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हाइजीन बहुत बड़ा इशू होता है। तो काऊ का मिल्क भी अलाउ करते हैं, उसके साथ में आयरन ड्रॉप जरूर दे रहे हैं। ओके सो दैट कि उसका आयरन का डेफिशिएंट भी कंप्लीट होता रहे और न्यूट्रिशन भी जाता रहे। थोड़ा कुछ तो जाए। राइट। तो दीज आर द डिफरेंट चॉइसेस फॉर द मिल्क। ओके एक जैसे मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड विद हिज आई मीन उसका जो डेली का रूटीन होता है उसमें जब वो स्टूल पास करता है या जब वो टॉयलेट पास करता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है अपने आप को और बहुत बार उस प्रेशर के साथ में ही स्टार्ट क्राइंग और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बिल्कुल इजीली जैसे स्टूल पास नहीं करता है, इजीली टॉयलेट भी नहीं करता है। इसीलिए अगर वो डायपर में है तो वो इजीली कर लेता है, लेकिन द मोमेंट आई रिमूव हिज डायपर तो उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, स्टूल के लिए। ये एक्चुअली में क्या है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ओके डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है कि जब ऊपर से कोई चीज़, जब जैसे मोशन जाना होता है तो ऊपर से तो प्रेशर लगता है, नीचे से जो स्पिंटर होते हैं वो ओपन होते हैं। जब बच्चा प्रीमेच्योर होता है या मैच्योरिटी किसी तरह से डिसफंक्शनल होती है थोड़ी बहुत, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर लगता है, तो इतना प्रेशर के साथ में वो खुलता नहीं है। ओके ठीक है, तो ये छोटा मोटा जो फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से वो क्राई करता है। तो ये नॉर्मल है। यदि ये स्टूल जा रहा है आराम से, क्राई करना है स्टूल के टाइम पे या पेशाब के टाइम पे क्राई करना है, लेकिन स्ट्रीम अच्छी है, यूरिन की स्ट्रीम बहुत अच्छी बन रही है और पेशाब जाने के बाद में पेट फूल नहीं रहा या उसके पेशाब रुक नहीं रहा,
ऐसे स्टूल मोशन आराम से अच्छी तरह जा रहा है, खुल के जा रहा है और पेट फूल नहीं रहा है, तो अपन ये मानते हैं कि ये सब चीज़ नॉर्मल है। ग्रेजुअली जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी इट विल गो गो। ओके ओके ग्रेट। इसके अलावा जैसे उसके बॉडी टेम्परेचर को लेके मुझे क्वेश्चन है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का, बड़ों का आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई 100 है तो मैं सोचूं कि हल्का फुल्का फीवर है, 101 102 जाकर के हम समझना शुरू करते हैं। पर ये यूजुअली इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म साइड में ही थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब थोड़े गर्म ही रहते हैं ये वार्म। कुछ मदर्स भी इनको, हम बीइंग अ मदर मैं भी उसको बहुत कवर अप और वो सब करके रखती हूँ। तो ये इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता होगा? देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो सेम ही है ओके बेबी का मदर का, लेकिन इनको जो थर्मल रेगुलेशन है इनका कंपेरेटिवली फ्रेजाइल होता है। मीन्स इनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जो एनर्जी है वो टेम्परेचर में निकल जाता है। ओके हम जो कॉमनली फॉर द लेमैन सिंपल, ये बेबी कवर हो रखा है, लोग पूछते हैं सर ये मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ गई है, सर्दी आ गई है, अभी एकदम से बसंत चल रहा है, तो सर हम टेम्परेचर कैसे, कितना कवर करें, पंखा चलाएं, एसी चलाएं, क्या करें? सिंपल सा इसका आंसर होता है कि बच्चे को जो कंफर्ट हो, व्हाट इज कंफर्ट, बच्चे को कैसे पता लगेगा कि कंफर्ट है। उसके लिए ये सिंपल कवर करके बच्चे के हाथ और पैर को देखें अपन, ये पिंक कलर है हाथ का, पैर का पिंक कलर है, यूरिन 8 to 10 टाइम जा रहा है, बच्चा एक्टिव है और कोई ऐसा नहीं है कि भाई इरिटेबल हो रहा है। ओके तो अपन ये मान के चलते हैं कि बेबी ठीक है। टेम्परेचर बच्चों में जनरली, न्यूबॉर्न में बेबी टेम्परेचर में जनरली 99 100 से ऊपर अपन टेम्परेचर मानते हैं, अदरवाइज टेम्परेचर नहीं मानते। ओके ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो बॉडी मेंटेन करे, जो अपन कवर करके रखते हैं। क्योंकि जब अपन ऊपर से हीट कंजर्व करेंगे तब जाके वो ग्रोथ में जाएगी वो एनर्जी, अदरवाइज वो एनर्जी चली जाएगी तो वेट गेन करेगा नहीं। तो हमारे लिए हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर इशू बहुत बड़ा होता है मेंटेन करने के लिए। ओके तो हमें उसे यूजुअली एज पर हिज कंफर्ट हमें देखना, चेक करते रहना चाहिए रेगुलर, और उसी हिसाब से उसको उड़ाना या जो भी है वो करना चाहिए। इट्स फ्लेक्सिबल, कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है कि हाँ सिंगल स्टेटमेंट ये बेबी कंफर्ट होना चाहिए, प्लस उसकी कलर, हाथ पैर के कलर वगैरह पिंक होने चाहिए। ओके ओके ग्रेट। इसके अलावा जैसे मेरा क्वेश्चन था वो उसकी, अभी जैसे वो ही 3 months ओल्ड है, ही इज ट्राइंग टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए वो जैसे समटाइम्स ही होल्ड माय ये नेकलेस होल्ड कर लेता है, गोदी में होता है तो, या कुछ और सामने आता है तो, या बॉटल या सूती जो भी आता है वो ही ट्राइज टू होल्ड दैट। सो इज इट नॉर्मल? आई मीन इज ही गोइंग नॉर्मल और क्या है व्हाट? कि जिसको आप होल्ड की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज पामर ग्रैस्प, दीज आर द रिफ्लेक्सेस। ओके सो ही इज ट्राइंग टू लर्न द थिंग्स। ओके ठीक है, जैसे दूसरे ह्यूमन के अलावा दूसरे बेबीज वो हाथ रखते हैं तो हाथ खुल जाते हैं, ऐसे ही जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कोई भी चीज़ यहाँ टच करेंगे तो ये वो होल्ड करता है। होल्ड करता नहीं है, ये रिफ्लेक्स है। सो दिस इज पामर ग्रैस्प। ओके है ना, तो यदि ये 3 महीने 4 महीने के बाद भी पामर ग्रैस्प रहती है तो इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डैमेज। ओके ठीक है, तो ये जो डिफरेंस, ऐसे यहाँ पे जैसे हाथ ये रखा, हमने ऐसे किया, है ना, तो ये जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो वो उसके ग्रोथ के लिए सारे रिफ्लेक्सेस जरूरत होते हैं। ओके ठीक है, तो ये होल्डिंग, अब इधर उधर हाथ मारना, ये दीज आर रिफ्लेक्सेस। कई बार आपने देखा होगा मुंह में हाथ दे रहा है, जी जी सक कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्सेस है, सकिंग रिफ्लेक्सेस है। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, सारे रिफ्लेक्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ओके ओके ग्रेट। इसके अलावा जैसे अभी उसका मतलब प्री टर्म बेबीज में फंडस इज वेरी कॉमन, इनके फंडस बहुत कॉमन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फंडस से मतलब आपका आंखों में जो रेटिना होता है वो उसका जांच कराते हैं पूरी तरह से वो बना है या नहीं बना है, उसकी आंख का पर्दा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में वो हट गया है, या जो मुझे समझाया गया था जिस हिसाब से। तो जैसे अभी वो उसका फंडस जो है आई का पूरा आरोपी जो है वो उसका क्लियर आ चुका है, 40 हफ्तों पे वो बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन अभी भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि उसकी एक आंख जो है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे समटाइम इट्स मोर ऑन अ रेडिश साइड, या उसको अभी जैसे पिछले 3-4-5 दिनों से आंखों में आंसू भी आने लगे। इससे पहले जैसे रोता था तो आंसू नहीं आते थे। तो क्या ये सब नॉर्मल है, मतलब आंसू आना, रेडिशनेस होना आंखों में? मैं आपको इसको 3 चीज में डिवाइड करके बताता हूँ। आपने 3 चीजें पूछी अलग अलग। एक तो होता है कि आंखों में फंडस कराना क्यों जरूरी है, आरोपी क्या होता है, पहली चीज।
दूसरा, पानी आंखों में क्यों आ रहा है और कई बार रेडनेस क्यों हो रही है। कई बार आंखें थोड़ा सा महंगापन लगता है बच्चों में, स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों में, तो ये नॉर्मल तो नहीं है। ये बच्चों के जो न्यूबॉर्न के प्रीमेच्योरिटी के आइज के डिफरेंट पैटर्न वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें देखनी होती है, वेदर इट इज पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। जी, ठीक है। पहली चीज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रीमेच्योरिटी में रेटिना। तो रेटिना डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है, जब रेटिना बन रहा होता है तो ब्लड वेसल्स बन रही होती है उसमें। तो ब्लड वेसल्स बन रहे होते हैं, लास्ट में ब्लड वेसल्स जब फुल टाइम बेबी होता है तो जनरली उस टाइम वेसल्स बनती हैं। प्रीमेच्योर होती हैं तो प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया तो वो वेसल्स बनती जाती हैं। उसके टाइम पे जैसे प्रीमेच्योर इटसेल्फ हो गया, या हमें ऑक्सीजन देना पड़ गया, या हमें सेप्सिस हो गया बच्चे को, या वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया, बहुत सारी टीपीएन देना पड़ गया, न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीज़ें कई बार क्या करती हैं, उसको जो वेसल्स जो बन रही होती हैं उन वेसल्स को जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर देती हैं। ओके, तो स्टिमुलेट कर देती हैं तो इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। तो वहाँ जाके वेसल्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने लग जाते हैं। तो जब वेसल्स का गुच्छा जब बन जाएगा आँख में, रेटिना में, तो वो दिखेगा नहीं। ओके, तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। आरओपी का मतलब है रेटिनोपैथी ऑफ रेटिना में ये चेंजेस आने लग जाते हैं। ओके, तो वो हमें इनिशियली उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ बीजीएफ के इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे वहाँ पे जो फैक्टर्स है एंटी बीजी फैक्टर होता है जिससे वो वेसल्स नहीं बनती। नहीं तो वो वेसल्स बन गई एक बार तो फिर हमें लेजर से और उससे निकालनी पड़ती है। तो प्रीमेच्योरिटी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें किसी बच्चे को बहुत जल्दी पिक करना बहुत ज़्यादा है, नहीं तो बाद में लाइफ लॉन्ग ब्लाइंडनेस हो जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट आपने पूछा था कि आंखों से आंसू आना। आंखों से आंसू क्या होता है कि जब बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं या टर्म भी होते हैं, जनरली आंखों से आंसू अपने लेटर आई की लेटर साइड से बनते हैं और वो आंख में नीदर साइड में, नाक की साइड में एक डक्ट होती है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, उस डक्ट में जाके और नाक में आते हैं और ये ऐसे प्रोसेस नॉर्मल चलता है। ओके, कई बार जो अंदर जाते हैं डक्ट में जा रहे हैं वो डक्ट सकड़ी होती है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, तो ओवरफ्लो हो जाता है उसका आंसू का। ओके, तो इसलिए हम बताते हैं कई बार कि इंटरनल साइड में, नाक की साइड में इसको प्रेस करके दिन में 3-4 बार इस तरह ऐसे करके हाँ जी, तो उससे वो साफ हो जाएगा धीरे-धीरे डेवलप होता जाएगा। ओके, एक ही होता है। रेडनेस का ये होता है कि रेडनेस कई बार या तो कोई चीज़ लगी या कोई चीज़ आँख में आ गई या कोई मेडिसिन कुछ ऐसी चल रही है या एलर्जी है किसी चीज़ की या मिल्क एलर्जी है, तब ऐसा होता है। लेकिन ये सेल्फ हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट हो गई है या बढ़ रही है, तब अपन उसको ध्यान देंगे अंदर का, आइज़ का, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अंदर से भी देखनी होती हैं। ओके, चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आँखों का फिक्सेशन कब होता है या आँखें महंगापन हमें लगता है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, हमें कब बच्चे को दिखाना चाहिए। जनरली 4-5 महीने 6 महीने में विजुअल फिक्सेशन होने लगता है। विजुअल फिक्सेशन का मतलब है दोनों आँखें एक जगह फोकस करने लग जाती है। ओके, ठीक है, तो वो जब हमें डेप्थ किसी चीज़ की देखनी होती है, जैसे किसी की एक आँख खराब है तो वो देख तो लेगा 2 विजन, लेकिन 3D नहीं बना पाएगा वो, तो डेप्थ नहीं देख सकता वो। डेप्थ देखने के लिए हमें ये 3D विजन देखने के लिए हमें दोनों आँखों का फोकस एक जगह होना जरूरी है। ओके, तो वो ये डेवलपमेंट में हमें 3-4-5 महीने 6 महीने चाहिए होते हैं विजुअल फिक्सेशन के लिए। लेकिन कई बार इसको हमें इग्नोर नहीं करना, 6 महीने में एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता, 2 साल 3 साल 4 साल हो जाती है, क्योंकि बच्चे को दिखने में तो प्रॉब्लम है नहीं, बच्चा देख रहा होता है आराम से। लेकिन जब उसको कोई एग्जाम में जाता है, जब उसको डेप्थ देखनी होती है, तब पता लगता है वो डेप्थ नहीं देख रहे, तब देखते पता लगता है एक आँख ऑलरेडी एम्ब्लायोपिक हो गई या ब्लाइंड हो गई। क्योंकि देखने के लिए हमें दोनों आँखों के स्टिमुलेशन चाहिए होता है। ओके, अब एक आँख अलग है, एक का फोकस यहाँ पे, एक का फोकस यहाँ पे, तो एक आँख जो सही जगह फोकस कर रही है वो धीरे धीरे बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी और इससे देखती रहेगी, और ये धीरे धीरे जहाँ स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा वो ब्लाइंड हो जाएगी। ओके, तो इसको देखने के लिए हमें रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। ये चाहे प्री टर्म बच्चे हो चाहे टर्म बच्चे हो, हमें ये 6 मंथ्स में वंस अ टाइम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लेना ये बेहतर हो जाएगा। या आपके जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो जो आपको सलाह देते हैं, क्योंकि हमारा एक चार्ट होगा, देखा फॉलोअप चार्ट है, जी, वो फॉलोअप चार्ट में क्या क्या चीज़ें कब देखना है, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल तो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ठीक है तनुश्री, आप बता रहे थे कि वैक्सीनेशन से क्या फीवर आना,
तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि बच्चा उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके हर वैक्सीन से फीवर आना जरूरी नहीं है किसी को, हो सकता है 2 ट्विन बेबी हो, एक को फीवर आए एक को ना आए सेम वैक्सीन लगाने के बावजूद। लेकिन जनरली क्या होता है वैक्सीन की कुछ डिफरेंट टाइप होती है, जैसे कहते हैं फेयरलेस वैक्सीन लगाना है या सिंपल वैक्सीन लगाना है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिंपल होता है कि जो वैक्सीन बनते हैं ना वो किसी तरह से उसके कंटेंट से बनता है, जो बैक्टीरिया वायरल होते हैं उनके कंटेंट से बन रहे होते हैं। एक प्योरीफाइड फॉर्म होती है, एक क्रूड फॉर्म होती है। ओके तो उसका जो क्रूड फॉर्म होती है तो उसका जो इम्प्योर पार्ट होता है उससे कई बार रिएक्शन होकर उसका फीवर आता है। इसलिए हल्की जहाँ पे वैक्सीन लगता है वहाँ पे स्वेलिंग आती है, फीवर होता है। लेकिन किसी वैक्सीन का फीवर आना नहीं आना उस पर डिपेंड नहीं करता, या कॉस्ट उस पर डिपेंड नहीं करती। कॉस्टली है तो वैक्सीन अच्छा है या सस्ता है तो वैक्सीन खराब है। वैक्सीन सारे अच्छे होते हैं, सारे काम करते हैं, क्योंकि बीमारी के लिए तो होते नहीं है। ये जो वैक्सीन होते हैं जस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो सस्ते महंगे या स्वेलिंग वाला या पेन वाला या नॉन पेन वाला सारे वैक्सीन काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्योरीफाइड फॉर्म होती है उससे कंपेरेटिवली कम होता है या नहीं होता है ओके फीवर। जो नॉर्मल वैक्सीन होते हैं उनमें फीवर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, या सिंपल पैरासीटामोल देने से ठीक भी हो जाता है। सिंपल आइस को वो लगा दो आइस और उस पर पैरासीटामोल दे दो, ओके ठीक हो जाए। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है कौन से वैक्सीन से होगा कौन से वैक्सीन से नहीं होगा। ओके ओके हर्निया का इशू जो है वो प्री मैच्योर बेबी बॉयज में बड़ा कॉमन होता है। तो इसका जो एक सही होने का टाइमलाइन होता है या इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे देख सकते हैं कि ये ऑपरेट ही होगा या ये टाइम के साथ सही हो जाएगा? इसमें ये होता है देखो कि हर्निया होता क्या है पहली चीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं ना वो मसल कंपेरेटिवली और जो फुल टर्म बेबी है उनसे कंपेरेटिवली थोड़ी सी टोन कंपेरेटिवली कम होती है। ओके तो हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है जो भी कोई फाइबर्स हैं या कोई भी टेंडन है उन टेंडन के बीच में गैप होता है। उस गैप में से इंटेस्टाइन निकल के जब बच्चा क्राई करता है तो टेंडन में से गैप में से इंटेस्टाइन निकल के बाहर आ जाती है जी ठीक है। तो इसका एक ही चीज़ है कि कई बार तो ज़्यादातर केस में तो अपने आप ठीक हो जाता है ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब इंटेस्टाइन बाहर निकल के गई और उसके कंटेंट से वो वापस बाहर अंदर नहीं आई और वो स्ट्रैंगुलेशन हो गया, तो फिर वो ब्लूनेस आ गई या बच्चा क्राई करने लग गया, तो फिर हमें अर्जेंटली ऑपरेशन में लेना पड़ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी लगे जैसे एकदम से रेडनेस हो गई, बच्चा मोशन नहीं जा रहा, पेट फूलने लग गया, वॉमिटिंग होने लगी, तो इसका मतलब स्ट्रैंगुलेशन हो गया और इमीडिएटली ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट।